Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture 13 of the class 12 Computer Science FPIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम की एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यूज देखते हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आप पेपर के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। और 3 मार्क्स के रूब्रिक्स को आपने माइंड में रखना है कि अगर 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है तो 13 टू 14 लाइंस में फेडरल बोर्ड की ई शीट के अकॉर्डिंग आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की, जो कि हमारे पास है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिसीव नेगेटिव रिव्यूज ड्यू टू द बीइंग डिफिकल्ट टू यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। अब आपने फोकस करने कि उन्होंने जो फैक्टर पूछा है वो लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने आंसर्स पे देखें, जो बुक के अंदर 3 एमसीक्यूज भी हैं आपके, इनफेक्टिवनेस, इनएफिशिएंसी, हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्दो ये तीनों के तीनों फैक्टर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तीनों नेगेटिव यूज़र रिव्यू का मतलब नेगेटिव यूज़र रिव्यू की वजह बन रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये तो कंफर्म बात है कि ये तीनों एक ही पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, और अगर यूज़र सेटिस्फाई होगा तो वो कभी भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा, वो पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब है हाई सेटिस्फेक्शन एक लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल रीज़न इसकी हो सकती है नेगेटिव रिव्यू की, क्योंकि हाई सेटिस्फेक्शन इज़ अ बेटर फॉर पॉजिटिव रिव्यू इंस्टेड ऑफ के नेगेटिव रिव्यू। तो बाकी तीनों रीज़न नेगेटिव रिव्यू हैं और एक ये है जो कि लीस्ट लाइकली है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोर्ड में अगर जब आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो आंसर्स होते हैं वो टोटली एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं और एक जो है वो डिफरेंट से बिलोंग कर रहा होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड एमसीक्यूज की। अ वेब फॉर्म अलर्ट द यूजर व्हेन एन ईमेल एड्रेस इज एंटर्ड इनकरेक्टली बिफोर सबमिशन, व्हिच यूजेबिलिटी प्रिंसिपल डज दिस बेस्ट रिप्रेजेंट। अब देखिए, अलर्ट बॉक्स का मतलब क्या है कि यूजर ने जैसे ही कुछ गलत टाइप किया, हमने उसी वक्त यूजर को बताया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन एंटर की है। तो इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द एरर। सो इसका मतलब है, ये कौन सा प्रिंसिपल है हमारा एरर प्रिवेंशन का, जिसमें हम यूजर को उसी वक्त बता रहे हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत एंटर की है या इनकरेक्टली एंटर की, और आप इस तरीके से इसको करेक्ट एंटर कर सकते हैं। सो इट मीन्स के the correct answer is option B, that is error prevention. Talking about the third, if you want to observe user emotional reaction and gather verbal feedback while they perform task, which usability testing method would be most suitable? अब अगर हम गौर करें तो इसका मतलब है कि हमें ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए कोई पर्सन होगा जो यूजर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा रियल एनवायरनमेंट के अंदर, इधर उसका इमोशनल रिएक्शन क्या है, और वो वर्बल फीडबैक से उससे बातचीत करके भी हमने पता करनी है। तो इसका मतलब है बातचीत करने के लिए भी एक पर्सन चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए इमोशन को भी ऑब्जर्व करना है तो पर्सन चाहिए। और पर्सन किस टेस्टिंग के अंदर होता है, ये बात हमने डिस्कस की थी कि मॉडरेटेड टेस्टिंग के अंदर हमारे पास एक पर्सन अवेलेबल होता है जिसे हम मॉडरेटर कहते हैं, जो कि पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है, यूजर को गाइड करता है, उसके बिहेवियर को एनालाइज करता है, या बेसिकली इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करता है और वर्बली कम्युनिकेट भी कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि मॉडरेटर जहाँ इन्वॉल्व हो वो हमारा कौन सा टेस्टिंग कहलाता है, मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो हमने यहीं से आइडिया लगा लिया कि रियल एनवायरनमेंट के अंदर यूज़र के इमोशंस को और उसकी वर्बल फीडबैक को हमने बेसिकली एनालाइज करना है, तो उसको एनालाइज करने के लिए पर्सन चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। विच प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इन हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, सिर्फ अथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर सके, कोई भी अनअथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि हम सिर्फ जो अथोराइज डॉक्टर हैं उनको अलाउ करें कि वो एक्सेस कर सकें पेशेंट का डाटा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। सो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज़ बी। फिफ्थ की बात करें, यूज़र रिसीव सीमिंगली लेजिटिमेट ईमेल फ्रॉम देयर बैंक रिक्वेस्टिंग लॉग इन डिटेल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी इट सीम्स टू बी रियल बट एक्चुअली वो है नहीं। यानी आपको लग रहा होता है कि बिल्कुल किसी ऑफिशियल साइट से आई है ये ईमेल, लेकिन वो ऑफिशियल से नहीं होती, तो इसको हम फ़िशिंग कहते हैं। इसे फ़िशिंग क्यों कहा जाता है? जिस तरह फ़िशिंग के अंदर पहले दाना डाला जाता है और फिर उसके बाद फ़िशिंग जो फ़िश को पकड़ा जाता है, राइट? सो इसी टर्मिनोलॉजी की वजह से हम कहते हैं कि लग ऐसे रहा होता है कि वो ईमेल रियल की है, और यूज़र को काइंड ऑफ ट्रैप किया जाता है। यूज़र को लगता है कि ये कोई रियल ईमेल है, लेकिन वो लग रियल ही होती है और होती नहीं है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस किया था साइबर थ्रेट्स के अंदर। एमसीक्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। कंपनी वांट्स टू प्रोटेक्ट क्लाइंट डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, व्हिच सिक्योरिटी मेथड शुड दे अप्लाई। अब हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं और इंटरनेट के थ्रू सिक्योर करना चाहते हैं, सो द मोस्ट कॉमन मेथडोलॉजी और वी कैन से टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो इंक्रिप्शन है। आपने व्हाट्सएप जो हम सब कॉमनली यूज़ करते हैं, तो आपने वहाँ पर अक्सर देखा होगा मैसेज आता है यूर डाटा इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। उसका मतलब क्या होता है कि इनक्रिप्शन के थ्रू हमने उसको सिक्योर किया हुआ है।
एमसीक्यूज़ नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द मेन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमारा मेन फोकस क्या होता है, यूज़र इंटरेक्शन पे, कि हाउ यूज़र इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सो द मोस्ट सूटेबल एंड द बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ यूज़र इंटरेक्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 8 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ की एलिमेंट ऑफ एचसीआई। हमने 4 की एलिमेंट डिस्कस किए थे, टास्क, यूज़र, इंटरफेस और एनवायरनमेंट, और उसके अंदर जो नहीं आता वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ बजट। 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन इशू रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी इन एचसीआई। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर हमने कहा था कि किसी भी तरीके से जो डिसेबल पर्सन के लिए एक इशू हो सकता है। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो सी, दैट इज़ लैक ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑफ फॉर इमेजेस। जो कि हमने कहा था कि अगर हम अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते तो स्क्रीन रीडर के लिए उसको रीड करना मुश्किल होगा। तो वो पर्सन जो कि देख नहीं सकते, यानी जिन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए ये एक एक्सेसिबिलिटी का इशू हो सकता है। फिर एमसीक्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं, विच मेथड इन्वॉल्व प्लेसिंग द एंड यूज़र एट द कोर ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस इन एचसीआई। तो यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन हमने पढ़ा था और हमने कहा था कि हमारा सारा फोकस यूज़र पे होता है, यानी यूज़र ही हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस होता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं और नीड्स क्या हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाट डज़ द टर्म इंटरफेस रेफर टू। तो हमने कई दफ़ा डिस्कस किया कि इंटरफेस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 12 की, व्हाई इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफन सीन एज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। सो येस, हमने इन डिटेल बात की थी कि ट्रेड ऑफ है। ये क्यों है? क्योंकि जब एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है। तो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जब मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू हम उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, लेट्स सपोज हम थंब से भी कर रहे हैं, फेस से भी कर रहे हैं, पासवर्ड से भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होंगे तो यूजेबिलिटी तो यूज़र की अफेक्ट होगी। वो ईज़ी टू यूज़ तो नहीं होगा ना, क्योंकि यूज़र को 2-3 तरीकों से जो है वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये ट्रेड ऑफ है कि हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी को। इट इंक्रीज़ द यूजेबिलिटी बट इट कैन स्लो डाउन द यूज़र एक्सेस। सो इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा, क्योंकि दैट इज़ द ट्रेड ऑफ। एक को अचीव करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। 13 की बात करते हैं, विच इशू इज़ कॉज्ड बाय एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हाउ वी कैन शेयर द की मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा इशू है। की शेयर कैसे करें कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो की मैनेजमेंट इज़ द मेन इशू दैट वी फेस इन एन्क्रिप्शन। 14 की बात करें, हाउ कैन ऑटो सेव इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी एफिशिएंसी। तो ये हमने बात की थी कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जब हमने एफिशिएंसी की बात की थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी है यूज़र की, तो वहाँ पर ऑटो सेव में क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज़ कोई थ्रेट होता है या कोई सिस्टम किसी वजह से, अटैक की वजह से क्रैश कर जाता है, तो ऑटो सेव का ऑप्शन जो है वो रिकवरी में हमें हेल्प करता है कि यूज़र का डाटा लास्ट स्टेप तक जहाँ भी यूज़र ने काम परफॉर्म किया होता है वो ऑटोमेटिकली सेव होता है, अगर यूज़र ने बाय खुद सेव नहीं किया। तो इससे उसकी रिकवरी आसान हो जाती है। विच एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी इन डाटा यूज़। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली और क्लियर हो, जैसे जिस तरह से स्टोर की गई है वैसे ही प्रेज़ेंट हो। तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्राइवेसी, के यूज़र की प्राइवेसी, या जो हमारा एथिकल कंसिडरेशन है जिसमें हम प्रॉपरली यूज़र को बताएँ। सो वो हमारी ऑप्शन एथिकल कंसिडरेशन के अंदर जो आती है, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज़ सी, दैट इज़ प्राइवेसी। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ यूजेबिलिटी इन एसीआई। हमने लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था कि 5 मेन की कंपोनेंट हैं यूजेबिलिटी को अचीव करने के। यूजेबिलिटी मीन हाउ इजी टू यूज़ द सिस्टम इज़, और उसमें हमने कहा था कि अगर हम ये की 5 कंपोनेंट अचीव कर लेते हैं, दैट इज़ लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर हैंडलिंग एंड सैटिस्फैक्शन, तो ऑटोमेटिकली हम यूजेबिलिटी को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर अचीव कर सकते हैं। लर्नेबिलिटी का मतलब हाउ इजी टू यूज़ द सिस्टम इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी यूज़र के लिए पहली दफ़ा उसको यूज़ करना कितना आसान है। एफिशिएंसी का मतलब हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यूज़र कैन कंप्लीट द टास्क, जो हमने कई दफ़ा बात की कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम। मेमोरेबिलिटी मीन हाउ इजी टू मेमोराइज़ और द यूज़ ऑफ सिस्टम इज़, कि यूज़र कुछ टाइम के बाद भी यूज़ करे तो उसे दोबारा कोई डिफ़िकल्टी ना हो, उसे दोबारा से रीलर्न ना करना पड़े और वो आसानी से यूज़ कर पाए। एरर हैंडलिंग के अंदर हाउ वी कैन प्रिवेंट द एरर एंड हाउ वी कैन हेल्प द यूज़र इन ऑर्डर टू करेक्ट दोज़ एरर। और सैटिस्फैक्शन के अंदर वी हैव टू एक्चुअली इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस, उसको जितना हम पॉजिटिव बना सकते हैं, ताकि जितना यूज़र का एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा इतना ऑटोमेटिकली हम सैटिस्फैक्शन के कंपोनेंट को अचीव करेंगे, और ऑटोमेटिकली ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो हमारे यूजेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर। नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर 4 की एलिमेंट्स ऑफ एसीआई पूछे गए हैं। तो 4 की एलिमेंट हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, कि 4 ही की एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारा फोकस इन एलिमेंट पे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हु
विल बी आर यूज़र, यानी वो इंडिविजुअल और पर्सन जो सिस्टम को यूज़ करेंगे उनकी स्किल क्या है, नीड्स क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद वो टास्क कौन सा परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक एक्शन दैट दे वांट टू परफॉर्म, और दे वांट टू अचीव बेसिकली वाइल यूजिंग आवर सिस्टम, यानी वो सिस्टम को यूज़ करते हुए जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। इंटरफेस क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम, जिसके थ्रू यूज़र हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, जिसमें पूरा इंटरफेस आता है। उसमें हमने इन डिटेल बात की थी कि हम उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फोर्थ है हमारे पास एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो जहाँ पर जाके आपके सिस्टम और डिवाइस और सॉफ्टवेयर ने यूज़ होना है। तो वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पर उसे जाके यूज़ होना है, उसकी बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। तो ये 4 की एलिमेंट है हमारे HCI के। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप आराम से ये बस इतना सा लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल देना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इतना आंसर इनफ है आपके इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेटेड एंड अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास मॉडरेटर यानी एक पर्सन अवेलेबल होता है जो यूज़र को गाइड करता है, जबकि अनमॉडरेटेड के अंदर यूज़र जो है वो इंडिपेंडेंटली यानी खुद से काम कंप्लीट करता है या टास्क कंप्लीट करता है विदाउट द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। और बाकी आप डिफरेंस में यूँ लिख सकते हो कि मॉडरेटर के अंदर मॉडरेटर यानी अ पर्सन हेल्प द यूज़र एंड देन आस्क द क्वेश्चन एंड गिव द इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी पूरा यूज़र को गाइड करता है कि वो कैसे काम परफॉर्म करेगा और फिर उसका जो भी डाटा होता है वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर हम बात करें अनमॉडरेटेड के अंदर, तो यूज़र जो है वो जस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि आपने इस तरह से काम करना है, और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज़र काम परफॉर्म करता है। लेकिन ड्यूरिंग द टेस्ट वो कोई भी हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होता और यूज़र अपने ओन पे काम करता है। देन अगर बात करें मॉडरेटेड टेस्टिंग की, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर यानी लैब के अंदर और बेसिकली एक पर्सन के अंडर काम कराया जाता है, जबकि अनमॉडरेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम रिमोटली यानी इंटरनेट के थ्रू बस यूज़र से कह दिया जाता है कि आपने ये काम कंप्लीट करना है, और यूज़र अपनी कन्वीनियंस पे जो है उसको काम को कंप्लीट कर लेता है। फिर अगर हम मॉडरेटेड की बात करें, तो मॉडरेटेड के अंदर यूज़र का रियल टाइम बिहेवियर यानी उन्हें फिजिकली बेसिकली किसी लोकेशन के ऊपर कलेक्ट करके इकट्ठा करके यानी बुला के एंड देन उसकी चेकिंग और प्रोसेस किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अगर अनमॉडरेटेड की बात करें, तो जस्ट यूज़र को बता दिया जाता है और उसके बाद उसका रिकॉर्ड जो बिहेवियर है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड देन उस रिकॉर्डिंग को बाद में रिव्यू किया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक कंपनी अगर एक अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहती है, तो वो लोगों को अपनी लैब में जो है वो बुला के यानी अपने टारगेटेड यूज़र्स को इनवाइट करके एंड देन एक मॉडरेटर को बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि वो किस तरीके से उन्हें लैब में इनवाइट करके और उस प्रोसेस को हैंडल करेगा, स्केड्यूल करेगा और टेस्टिंग कराएगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, हेल्प करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी टेस्टिंग होगी उसको कंप्लीट करेगा। जबकि इसी की एग्जांपल की बात करें अनमॉडरेटेड के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि अनमॉडरेटेड के अंदर कंपनी अगर टेस्ट करना चाहती है, तो वो जस्ट यूज़र को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दें और उसके बाद वो यूज़र उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम परफॉर्म करे और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में उस रिकॉर्ड का एनालिसिस कर लिया जाए या उसको रिव्यू कर लिया जाए कि एक्चुअली वो किस तरीके से कौन-कौन से यूज़ेबिलिटी के इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई हुए एंड देन उनके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट डज़ एरर हैंडलिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचसीआई दैट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर एरर हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से पहले तो कोशिश करेंगे कि हम एरर को प्रिवेंट करें, यानी यूज़र की जिस हद तक हम एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंट करें, और उसके बाद अगर स्टिल अगर एरर हो जाता है तो यूज़र को उसके अकॉर्डिंग एक मेथड प्रोवाइड किया जाए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएँ कि वो ईज़िली उससे रिकवर कर सके या बेसिकली जितनी आसानी से उस एरर को रिज़ॉल्व कर सकें, उतनी आसानी से कर सकें ताकि हम अपने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बना सकें। तो एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो यूज़र को एक तो हेल्प करता है कि वो मिस्टेक उससे हो ही ना, और अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर यूज़र को हेल्प करता है कि वो उसे कैसे करेक्ट कर सकता है और अपने काम को स्मूथली आगे लेके चल सकता है या टास्क आसानी से परफ़ॉर्म कर सकता है जो वो परफ़ॉर्म करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। तो हमने इन डिटेल डिस्कस किया था अपने लेक्चर के अंदर कि यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन का मतलब है कि यूज़र विल बी द मेन पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ आवर सिस्टम डिज़ाइन, और हम हर चीज़ यूज़र को माइंड में रख के करेंगे कि यूज़र की नीड क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और स्टार्ट से लेके एंड तक हम यूज़र को बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। और इसको हम आइटरेटिव अप्रोच भी कहते हैं। आइटरेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि बार-बार यूज़र से टेस्टिंग कराएँगे और जो चीज़ें यूज़र बताएगा उसके मुताबिक चेंज करके उस फीडबैक की
अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम के अंदर चेंजेस लाएँगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से जब हम सिस्टम को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि हम यूज़र को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को बताएगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा और हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सिस्टम को चेंज करना भी आसान होगा प्लस एक यूज़ेबिलिटी के फैक्टर को अचीव करना भी आसान हो जाएगा। यानी इवेंचुअली जो सिस्टम बनेगा वो ईज़ी टू यूज़ भी होगा और यूज़र फ्रेंडली भी होगा और यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के 3 बेनिफिट्स और 2 ड्रॉबैक्स क्या हैं। बेनिफिट्स हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा पासवर्ड यूनिक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कोई ईज़िली गेस नहीं कर सकता। ऑटो फिलिंग होगी यानी ऑटोमैटिकली आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो ऑटोमैटिकली फिल कर देगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि आपके पासवर्ड एक ही जगह पे सिक्योरली सारे सेम जगह पे स्टोर हैं, कभी ज़रूरत होगी तो आप फाइंड कर सकते हैं और आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। बट ड्रॉबैक की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि करंट टाइम के अंदर कोई भी चीज़ फुली सिक्योर तो नहीं हो सकती। ऑल्दो दे ट्राई टू मेक श्योर जिस हद तक हो सके कि आपकी इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड सिक्योर रहें, बट स्टिल देयर आर दी चांसेस कि आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। सो एक एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इस पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए एक्चुअल पासवर्ड को याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। यानी टू मच डिपेंडेंसी ऑन दीज़ पासवर्ड विल एक्चुअली लीड टू फॉरगेट देयर एक्चुअल पासवर्ड जो उनके अपने पासवर्ड कहीं और उन्होंने रखे हैं या ऑलरेडी रखे थे तो उन वो भी एक्चुअली याद रखना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सो दीज़ आर बेसिकली 3 बेनिफिट्स एंड 2 ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पासवर्ड मैनेजर जिस तरह हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एक एग्जांपल हमारी बिटवार्डन की है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूज़र फीडबैक कैसे हेल्प करती है इफेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। तो इट्स ऑब्वियस ये आप अपनी वर्डिंग में खुद भी लिख सकते हैं बट ये 3 मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, यू कैन राइट दीज एज़ वेल कि सीधी-सी बात है कि अगर फीडबैक यूज़र प्रोवाइड करेगा तो इट्स ऑब्वियस कि पहले ही इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो जाएँगे। जैसे हम यूज़र सेंटर डिज़ाइन की बात कर रहे थे कि यूज़र आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, यूज़र से पूछेंगे, वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा तो इट मीन कि उसने कोई इश्यू देखा तो उसने हमें बताया या जो इश्यू फेस किया वो बताया, तो इट मीन आइडेंटिफाइंग इश्यू विल बी ईज़ी अ, अगर फीडबैक प्रोवाइड होती है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं, डिज़ाइन में चेंजेस ला सकते हैं, आइडियाज़ चेंज कर सकते हैं ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। और इवेंचुअली क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम बनेगा वो यूज़र फ्रेंडली होगा और यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा होगा। तो ये 3 मेन बेनिफिट्स हैं जो फीडबैक से हम बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हैं कि इश्यूज़ भी आइडेंटिफाई हो जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस भी लाएँगे बेसिकली और 100% यूज़र की रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाएँगी और जो एंड पे यूज़र बनेगा हमारा यूज़र का सिस्टम या सॉफ्टवेयर या डिवाइस वो ऑटोमैटिकली रिक्वायरमेंट को भी मीट करेगा और यूज़र फ्रेंडली भी होगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ यूज़र फीडबैक लेड टू अ डिज़ाइन चेंज। बेसिकली तो आप कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल दें जहाँ पर आप कहें कि यूज़र को कोई एक डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। जैसे लेट्स सपोज़ कोई बटन जैसे सबमिट के बटन की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर्म का सबमिट बटन यूज़र को मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ जो है ना वो छोटा था या टेक्स्ट ऐसा था कि हाई कंट्रास्ट नहीं था या उसकी विज़िबिलिटी के इश्यू थे जिसकी वज़ह से यूज़र को सबमिट का बटन फाइंड करने में मुश्किल हो रही थी, तो यूज़र ने एक फीडबैक प्रोवाइड की कि सबमिट का बटन जो है वो ईज़िली एक्सेसिबल या ईज़ी टू फाइंड नहीं है, यूज़र को नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी बेस पे जो है वो डेवलपर क्या कर सकता है कि बटन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है, उसका हाई कंट्रास्ट कलर बना सकता है ताकि वो ज़्यादा विज़िबल हो और इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल दैट यू कैन प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास गिव एनी 3 कंसिडरेशन फॉर डिज़ाइनिंग एक्सेसिबल सिस्टम फॉर यूज़र विद डिसेबिलिटीज़। तो हमने अपनी एक्सेसिबिलिटी के सिस्टम इश्यूज़ बल्कि एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ डिस्कस किए थे जिसमें हमने कहा था कि हम स्क्रीन रीडर प्रोवाइड कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कैप्शंस और ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने डेफ पर्सन के लिए यानी जो डिसेबल हैं, जो सुन नहीं सकते उनके लिए कैप्शन और ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड कर दी जाएँ, पूरी ट्रांसक्रिप्शंस जिसमें डिटेल अवेलेबल हो टेक्स्ट की फॉर्म में और यूज़र जो है वो उसको पढ़ सकता है। देन कीबोर्ड नेविगेशन दे दें, अगर वो माउस को मूव नहीं कर सकते, उन्हें कोई मोटर डिसेबिलिटी है, तो हम उनको कीबोर्ड की नेविगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो माउस नहीं यूज़ कर सकते, तो कीबोर्ड के थ्रू वो एक्सेस कर लें। तो ये 3 मेन कंसिडरेशन है, इसके अलावा भी हमने जो डिस्कस की थी वो लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स दीज़ आर इनफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास सजेस्ट 3 फीचर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ न्यू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी फॉर यूज़र विद डिसेबिलिटीज़। तो अगर हमने एक्सेसिबिलिटी को अचीव करना है तो हमारे माइंड में पहली 3 चीज़ें आती हैं, ये विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और मोटर इम्पेयरमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 फीचर ऐड करना चाहते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर तो पहला स्क्रीन रीडर डाल दें ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए आसानी हो जाए। दूसरा कीबोर्ड नेविगेशन डाल दें ताकि जिनकी मोटर डिसेबिलिटी हैं या मूवमेंट का इशू है, माउस नहीं मूव कर सकते, वो इसको यूज़ कर लें। थर्ड हम उनके लिए डाल सकते हैं अपना ट्रांसक्रिप्ट्स और कैप्शंस वीडियोज़ की जो डेफ़ हैं, जो सुन नहीं सकते, वो पढ़ के यानी
ट्रांसक्रिप्ट्स और कैप्शंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम ये 3 फीचर्स ऐड करके एक्सेसिबिलिटी को मेक श्योर कर सकते हैं कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट यानी डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी हम ये फीचर ऐड करें ताकि वो भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकें। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। यानी आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हर एक आंसर में एटलीस्ट आपके पास 3 मेन रीज़न्स या जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाउंड दीज वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।